स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 35 और ये वर्कशीट क्लास 9th के विद्यार्थी के लिए अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। इसमें हम लोग निर्धनता एक चुनौती चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये इसका दूसरा भाग है। इससे पीछे के वर्कशीट में हमने पहला भाग पढ़ा है, तो आप इसको सीरियली जानने के लिए एक बार इसके पीछे के वर्कशीट को भी, वर्कशीट नंबर 35 BSST का देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, तब आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। तो कह रहा है कि हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है और देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ठीक, तो बच्चों ये 120 करोड़ जनसंख्या की 121% आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है और इतनी सारी आबादी निर्धनता रेखा मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं। जहाँ निर्धनता होती है तो वहाँ समस्या ही समस्या होती है, जैसे कि बेरोजगारी होता है, निरक्षरता होती है, पढ़ाई नहीं हो पाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है क्योंकि सही पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है खाने के लिए, तो स्वास्थ्य खराब होगा ही। और कुपोषण भी होता है बच्चों के अंदर। अगर बच्चों को पोषण सही ढंग से नहीं मिलेगा, खाने के सही सारे विटामिन मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट ये सब नहीं मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेंगे, तो कुपोषण होगा। बाल श्रम होता है और पैसों के लिए बच्चे मेहनत करने लगते हैं, उसको बाल श्रम कहते हैं। असहायता होती है, सामाजिक अपवर्जन होता है, जो कि पिछले वर्कशीट में हमने सामाजिक अपवर्जन के बारे में पढ़ा है, और असुरक्षा आदि भी होती है। ठीक, तो ये सब कुछ निर्धनता से ही होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस देश की जनसंख्या बेरोजगार होगी, निरक्षर होगी, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, बच्चे कुपोषित होंगे, बाल श्रम होगा और असहायता होगी, लोगों के बीच सामाजिक अपवर्जन होगा, लोगों के बीच असुरक्षा की भावना रहेगी, तो वो देश क्या विकास करेगा। तो देश को विकसित होने में के लिए इस निर्धनता को कम करना होगा, निर्धनता को देश से मिटाना होगा। तो चलिए देखते हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। ठीक ना, तो आप जानते हैं कि अभी लगभग 73-74 रुपया $1 की कीमत है। तो $1.9 मान के चलिए कि 125-30 रुपये के बीच में अगर प्रति व्यक्ति की आय 125 रुपये से कम होती है, ठीक ना, तो हमारे यहाँ निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। और इस तरह के व्यक्ति हमारे यहाँ कितने हैं, तो 21% हैं। तो इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। पाकिस्तान में निर्धन लोगों की संख्या मात्र 4% है, बांग्लादेश में 15% है और श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम लोग निर्धन हैं, जबकि भारत में 21% लोग निर्धन हैं। अब हम समझते हैं असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह क्या होता है उसको समझ लेते हैं। असुरक्षित समूह निर्धनता रेखा में भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। मतलब निर्धनता में भी कुछ लोग बहुत अधिक निर्धन हैं और उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है, उनके स्वास्थ्य की कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मतलब जिनके पास जमीन नहीं है और वो कृषि के श्रमिक हैं, कृषि में खेत करके मजदूरी करके काम चलाते हैं और वो भी साल में मात्र 2 बार ही होती है। और नगरीय अनियत मजदूर और नगर में रहने वाले वैसे मजदूर जिनकी रोज की इनकम फिक्स नहीं है, तो वैसे परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। ठीक ना, और निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे एक तो परिवार निर्धन है और उस परिवार में भी जो महिलाएं होती हैं, वृद्ध लोग होते हैं, बच्चियां होती हैं, तो वैसे लोगों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। मतलब जो घर में होता है वो चीज़ भी उन लोगों को नहीं दिया जाता है। तो वैसे लोग निर्धनों में निर्धन है, मतलब गरीबों में गरीब है। ठीक ना, मतलब घर में मान लीजिए चावल है, 2 टाइम का खाना है तो उनको 1 टाइम का ही दिया जाएगा, क्योंकि तुम महिला हो, तुम वृद्ध हो, ज़्यादा खाकर क्या करोगी, बच्चियों को ज़्यादा खाना नहीं देना चाहिए। ये सभी बातें कह के इन लोगों को उपलब्ध संसाधन भी नहीं मिल पाता है जो घर में है, तो इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। तो ये सब असुरक्षित समूह हैं, इनकी सुरक्षा हमारे समाज में नहीं है। और निर्धनता के कारण क्या है, भारत में इतनी निर्धनता क्यों आई है, इसको हम देखते हैं।
कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है। बच्चों, ब्रिटेन वासियों के आने से पहले, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत काफ़ी धनी था और भारत का व्यापार विश्व के अनेक देशों से होता था। और उस समय भारत में पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य होता था, कुटीर उद्योग होता था, घर में ही लोग तरह तरह के सामान बनाते थे और उसको बेचते थे। तो जब अंग्रेज आए तो अपनी फैक्ट्रियों में बने सामान को सस्ते दर पर बेचना शुरू कर दिया और इन लोगों का जो शिल्पकारी था वो नष्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से गरीबी आ गई, ये बेरोजगार हो गए और इनके सामने गरीबी आ गई। तो ये गरीबी भारत के लोगों के बीच आई तो एक बहुत बड़ी कारण बनी भारत में निर्धनता की, और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। ब्रिटेन वालों ने अपना उद्योग चलाने के चाहत में भारतीय उद्योगों का सत्यानाश कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। और आज़ादी के बाद 1980 के दशक तक विकास की धीमी दर रही काफ़ी, मतलब कि 2 अंकों में भी विकास नहीं गया। 5%, हमारे जीडीपी के टोटल 4%, 3% ही विकास दर रही थी। तो ये भी गरीबी की एक प्रमुख कारण बनी। और आय की वृद्धि दर गिरी, मतलब कि देश की इनकम भी बहुत कम थी। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई है। अभी देख लो तो 17%, 18%, 20% तक जनसंख्या बढ़ी है भारत की। तो जब 10-10 बरस में 20-20% जनसंख्या बढ़ने लगे तो उतने लोगों के लिए रोजगार कहाँ से आएगा, उतने लोगों के लिए संसाधन कहाँ से आएगा। तो गरीबी का ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ। इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर भी हमें रोक लगाना चाहिए। तो इन दोनों ने, मतलब कि कम वृद्धि दर, धीमी विकास दर और जनसंख्या वृद्धि, इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। प्रति व्यक्ति आय जो कहा जाता है, पूरे देश का आय, और उस आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय का अनुपात निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा निकल जाता है। तो जब हमारी जनसंख्या ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इनकम कम है तो निश्चित है कि प्रति व्यक्ति आय की जो आंकड़े हैं वो कम होंगे और वो हमारे देश में गरीबी को दर्शाएगी। तो और इसकी सबसे बड़ा एक कारण हुआ कि आर्थिक प्रगति को बढ़ावा नहीं दिया गया। पीछे के कुछ दशकों में आर्थिक प्रगति काफ़ी धीमी रही और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। और दूसरी बात कि जनसंख्या नियंत्रण के कानून का कोई ढंग का कानून नहीं बनाया गया, और बनाया भी गया तो उसको कड़ाई से उचित तरीके से पालन नहीं किया गया। एक एक व्यक्ति के 8-8, 10-10 तक बच्चे हुए, जो कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ और आज भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ तक पहुंच गई है। तुरंत हम लोग चीन को भी पीछे करके आगे आने वाले हैं। तो ये सब भारत में गरीबी की एक बहुत बड़ी कारण रही। नेक्स्ट है, भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। बच्चों, अगर तुम भूमि के वितरण को देखोगे तो किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। 1000 एकड़ में खाने वाले 5 लोग ही हैं और जिसके पास 1 एकड़ जमीन है उसके यहाँ खाने वाले 20 लोग हैं। तो ये भूमि का असमान वितरण जो है ये गरीबी का सबसे बड़ा कारण हुआ था, और ये असमान वितरण अंग्रेजों के आने के समय से ही लागू है। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। शादी विवाह में देखोगे तो जिसकी औकात नहीं है वो भी मतलब कर्ज ले लेकर के खर्च करता है। महंगे बैंड बाजा, महंगा लाइट, महंगे महंगे सारे सामानों को लाता है। तो ये गरीबी का कारण है, कर्ज लेकर के सामाजिक दायित्व पूरा करना। धार्मिक अनुष्ठान में बहुत पैसा, कोई यज्ञ करवाते हैं, कोई पूजा करवाते हैं, उसमें हजारों हजार खर्च करते हैं। तो ये सभी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है। बच्चों, देश की लगभग 50% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, ठीक ना। तो किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा तथा पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। अब देखो, मैं इसको समझाता हूँ कि जोतों के आकार छोटा का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो पहले ये 10 एकड़ का एक प्लॉट था, ठीक। अब जिस व्यक्ति का 10 एकड़ का प्लॉट था उसके 5 बच्चे हुए, तो 5 बच्चे हुए तो ये प्लॉट जब बिका तो ये 2-2 एकड़ का प्लॉट हो गया, ठीक ना। तो अब तो आकार छोटा हो गया। अब ये 5 परिवार में 2-2 एकड़ हुआ, पहले एक ही परिवार का 10 एकड़ था। तो इस तरह से जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा पुराने तरीके से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है और कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। अब जब छोटे जोत वाले हो गए तो उनके पास पूंजी भी कम है और छोटे किसानों को
बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है और निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है। अब मान लो जो 2 एकड़ में खेती करता है, 2 एकड़ में खेती कर पाता है और उससे अपना परिवार चलता है, कितना पैसा बचाता होगा? बहुत कम पैसा बचाता होगा। और अचानक उसके परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो बीमारी के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है और वो उस कर्ज को चुकाने के लिए भी उसको कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि उसके पास बचत तो है नहीं। तो इस तरह से वो कर्ज के दलदल में दबते चला जाता है और उसका वो 2 एकड़ जमीन भी बिक जाता है। तो ये ऋण ग्रस्तता जो है, तो कह रहा है कि निर्धन व्यक्ति कठिनाई से कोई बचत कर पाते हैं और वे इन कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं और निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं और अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। अब तो ये कर्ज लिया बीमारी के लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लिया, डबल कर्ज हो गया इसके ऊपर। अब क्या हुआ कि इस कर्ज को देने के लिए इसको ज़मीन बेचना पड़ा, तो ये बहुत निर्धन हो गया, जो भी ज़मीन था इसकी चली गई। तो इस तरह से निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है अत्यधिक ऋणग्रस्तता। तो बच्चों इस तरह से आपने अपना वर्कशीट समझ लिया। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम एक एक करके कर लेते हैं और उसके उत्तर लिखते हैं। हाँ, तो चलिए इसके प्रश्नों को करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं? ठीक, तो इसका उत्तर है पड़ोसी देशों की अपेक्षा भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक होने के निम्न कारण हैं। पहला कारण है भारत में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा नहीं दिया गया। दूसरा, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर। और तीसरा, अंग्रेजों द्वारा भारतीय कुटीर उद्योगों का नष्ट किया जाना। तो ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है असुरक्षित समूह किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है जिन लोगों की आय न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से भी कम हो उन्हें असुरक्षित समूह माना जाता है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। और नेक्स्ट है निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। और चौथा प्रश्न है भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना? तो इसका उत्तर है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा अपने फायदे के लिए भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और यहाँ के उद्योगों के विकास को अवरुद्ध कर दिया गया, जो निर्धनता का बहुत बड़ा कारण बना। ठीक, तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा शोषण। दूसरा, 1980 तक अल्प विकास दर। तीसरा, आर्थिक प्रगति कम और जनसंख्या वृद्धि अधिक। चौथा, भूमि एवं अन्य संसाधनों का असमान वितरण। और पांचवा, कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा होना। और छठा है भारतीय द्वारा सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों में ज़्यादा खर्च करना। ठीक, तो ये निर्धनता के विभिन्न कारण होगा। और छठा प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। छठा और लास्ट प्रश्न है कि ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। तो इसका उत्तर है निर्धन व्यक्ति के पास बचत बहुत कम होती है। अचानक कोई खर्च आने से उन्हें ऋण लेना पड़ता है और निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। तो इस तरह से बच्चों आपके इस वर्कशीट के सारे प्रश्न हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।